हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू आप लोग को DRDO के लिए प्रश्न है जो करवाते आ रहे हैं और आज भी आप लोग के लिए DRDO के लिए ही स्पेशल जो टॉपिक है, जो पूछे हुए क्वेश्चन है वही है जो क्वेश्चन के हम लोग शामिल किए हैं, जो कि आप लोग के हर परीक्षा में आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और 2 दिन से जो वीडियो नहीं बन रहा था इसका खास कारण है कि मेरा भी एग्ज़ाम था और देखिए कल के बाद फिर एग्ज़ाम है BSSC का, तो कल के बाद से फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 1 दिन और डिस्टर्ब रहेगा, 1 दिन और, उसके बाद रेगुलर क्लास चलेगा। और शायद आप लोग का इस महीना के अंतिम तक DRDO का दे देगा एडमिट कार्ड भी। तो जैसा आप लोग को एडमिट कार्ड देगा फिर बताइएगा, उसके लिए फिर अलग व्यवस्था 2-4 दिन के अंदर जो टाइम बचेगा, 10 दिन 5 दिन का टाइम बचेगा एडमिट कार्ड देने के बाद, उसमें फ्री फायर तैयारी होगा। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे अच्छे से अच्छे और उसका कुछ और हम टेक्निक है अलग तरीके से बताने वाले हैं जो आप लोग को पहले भी बताएं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आज का। कहता है आज का पहला क्वेश्चन कि यदि कैपेसिटर को समानांतर में जोड़ा जाता है तो पावर फैक्टर बढ़ेगा। देखिए कैपेसिटर को जैसे हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं वैसे कैपेसिटर को भी जोड़ते हैं, लेकिन कैपेसिटर का कुल कैपेसिटी निकालने के लिए उसमें प्रतिरोध के उल्टा होता है फार्मूला। जैसे श्रेणी में जो प्रतिरोध का फार्मूला लगाते हैं R1 + R2 + R3, तो वो कैपेसिटर का समानांतर में लगता है, और जो प्रतिरोध के समानांतर में लगता है वो फार्मूला कैपेसिटर के श्रेणी में लगता है। ठीक है, तो वही तरीका से हम लोग कैपेसिटर का कुल कैपेसिटी निकालते हैं। तो अगर कहता है इसमें कि कैपेसिटर को अगर हम समानांतर में जोड़ेंगे तो समानांतर में काहे जोड़ते हैं, तो समानांतर में जोड़ने के लिए पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए समानांतर में जोड़ते हैं। और श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या होगा, फेज विभक्त होगा। फेज विभक्त मतलब समझ रहे हैं, जैसे फेज विभक्त में जैसे सिंगल फेज 3 फेज जो होता है, तो जैसे कोई भी एक फेज में लगाइएगा तो पावर बढ़ जाएगा तो फेज अलग हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी में फेज विभक्त होगा और जो समानांतर में लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेरकत्व है जो पावर फैक्टर बढ़ेगा। अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ेगा तो फेज विभक्त करने के लिए, देखिए ये भी बता दिए। अगला है डैम्पिंग कॉइल का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डैम्पिंग मीन्स होता है अवमंदक बल। देखिए 3 प्रकार के बल होता है, डैम्पिंग, डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डैम्पिंग कॉइल पूछा है। डैम्पिंग टॉर्क अगर पूछता ना तो आप लोग देखते हैं ना, ये सब मीटर, ऐसा वाला मीटर होता है ना, मीटर, ये ऐसे करके होता है, यहाँ पर कांटा होता है, ये इस प्रकार का कांटा होता है। तो यहाँ से 0 से अनंत तक काटा जाएगा, यहाँ से 0 से अनंत तक जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लेके जाएगा, और फिर लेके आवेगा तो डैम्पिंग टॉर्क। लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क कहीं भी एक जगह पर स्थिर करके रखेगा। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं पूछा है, इसमें पूछा है क्या चीज़, यहाँ से एन से एन ले जाने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक जगह स्थिर रखने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क काम करेगा, और फिर पुनः अनंत से शून्य पर लाने के लिए कौन सा बल, मतलब डैम्पिंग टॉर्क। लेकिन डैम्पिंग कॉइल पूछा है। डैम्पिंग मिक्स क्या होता है कि जैसे कोई भी अल्टरनेटर में जब वाइब्रेट जब होता है ना, तो वाइब्रेट को कम करने के लिए, कंपन को कम करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क यानी कॉइल का प्रयोग करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क कॉइल का प्रयोग क्यों करते हैं, तो हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए। हंटिंग क्या है, वाइब्रेशन, हंटिंग माने कंपन होता है, कंपन प्रभाव को कम करने के लिए डैम्पिंग कॉइल हम लोग प्रयोग करते हैं। और अगर पूछेगा कि मापक युक्ति में डैम्पिंग टॉर्क का क्या काम है, मापक युक्ति में, तो डैम्पिंग टॉर्क का काम है मापक युक्ति में बाबू कि कोई भी मीटर का रीडिंग जो है अनंत से शून्य पर लाने के लिए डैम्पिंग, और एक जगह स्थिर करने के लिए कंट्रोलिंग, और इधर शून्य से अनंत जाने के लिए डिफ्लेक्टिंग। विक्षेपक बल, नियंत्रक बल और अवमंदक बल कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है एक परिपथ का धारा स्रोत क्या होना चाहिए। देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि धारा स्रोत क्या है, तो धारा स्रोत कोई भी चीज़ होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, तो इसका धारा स्रोत क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा।
और नहीं तो आप लोग देखिए धारा किससे मापते हैं, तो धारा मापते हैं अमीटर। तो अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। जब जिसका प्रतिरोध शून्य होगा तो उसका धारा क्या होगा, अनंत होगा, मतलब अच्छा होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक परिपथ का धारा स्रोत अनंत होगा और दूसरा में है एक परिपथ का वोल्टेज स्रोत शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि वोल्टेज का प्रतिरोध अनंत होता है, तो जब प्रतिरोध ही अधिक होगा तो धारा स्रोत शून्य होगा, यानी वोल्टेज स्रोत क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर, वो दोनों का उल्टा होता है। क्लियर। अगला कहता है अल्टरनेटर की दक्षता किसके बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है, तो शक्ति जब बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, तो अल्टरनेटर की दक्षता ऐसे भी बढ़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अल्टरनेटर की दक्षता या ट्रांसफार्मर की दक्षता कब बराबर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉपर लॉस इक्वल टू क्या, कौन सा लॉस, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर रहता है। तो लेकिन वहाँ पे हम लोग लॉस पर नहीं जा रहे हैं। अगर अल्टरनेटर की दक्षता अगर अधिक होगा कब, जब पावर अधिक रहेगा तो इसका दक्षता अधिक रहेगा। जैसे देखते हैं ना, कहता है कोई 7 kVA का है, पावर होता है ना kVA में, या कोई 10 kVA का है, कोई 5 kVA का, कोई 2 kVA का, 3 kVA का, तो उसका पावर कम वाला कम, ज़्यादा वाला ज़्यादा, तो उसका शक्ति पर निर्भर करता है दक्षता। अगला है रिएक्टिव पावर का रेटिंग किसे व्यक्त करते हैं, रिएक्टिव, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिघाती शक्ति। तो प्रतिघाती शक्ति को हम लोग kVAR में करते हैं, जबकि आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति को हम लोग kVA में करते हैं। आभासी और वास्तविक शक्ति को हम लोग kVA में करते हैं। आभासी को कहते हैं एपरेंट और वास्तविक को कहते हैं रियल पावर, ठीक है, उसका kVA। और जबकि रिएक्टिव प्रतिघाती शक्ति या प्रतिघाती शक्ति गुणांक उसको कहते हैं रिएक्टिव पावर, तो उसको हम लोग करते हैं kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस, किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। क्लियर। अगला इंडियम और गैलियम किस प्रकार के संयोजी है, तो ये है गैलियम और इंडियम और कह देगा बोरॉन, तो बोरॉन भी हो जाएगा त्रिसंयोजी। ये पी प्रकार के हैं जो अर्धचालक होते हैं, एक होता है एन प्रकार के, वो होता है पी प्रकार के, तो ये होता है पी प्रकार के, त्रिसंयोजी जो होते हैं पी प्रकार के, ठीक है, इंडियम और गैलियम। अगला है आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ भी देता है, बिस्मथ, ये अर्धसंयोजी कैसा, किस प्रकार के अर्धसंयोजी है, तो पंचसंयोजी, पेंटावायलेंट, इसको कहते हैं टेट्रावायलेंट। तो पेंटावायलेंट में आता है एन प्रकार के इंसुलेटर बनता है, किस प्रकार के इंसुलेटर, एन प्रकार के इंसुलेटर। क्वेश्चन पूछता है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध को कितने प्रकार के श्रेणी में बांटा गया, प्रतिरोध को 3 प्रकार के श्रेणी में बांटा गया। देखिएगा, निम्न प्रतिरोध, उच्च मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। जब प्रतिरोध 0 ओम होता है, 0 से 1 माना जाता है, तो निम्न प्रतिरोध होता है। जैसे 1 से 100 के बीच हो जाता है तो उसको मध्यम प्रतिरोध, और 100 से ऊपर हो जाता है तो अधिकतम प्रतिरोध। क्लियर। आगे अगला है बेलनाकार रोटर किस प्रकार के रोटर होता है। देखिए, बेलनाकार रोटर और एक होता है सेलिएंट रोटर, 2 प्रकार के रोटर होता है। तो बेलनाकार रोटर जो होता है सबसे अधिक गति वाला होता है रोटर, ठीक है, और इस रोटर का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, तो हाइडल पावर में और आप लोग को न्यूक्लियर पावर में बेलनाकार रोटर का प्रयोग करते हैं, और अल्टरनेटर में भी बेलनाकार रोटर का, जहाँ पे पावर शक्ति, जहाँ पे करंट ज़्यादा जनरेट करना है तो ज़्यादा गति रहेगा, तो अल्टरनेटर ज़्यादा स्पीड घूरेगा, ज़्यादा पैदा होगा एनर्जी। तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा रखने के लिए हमेशा बेलनाकार रोटर प्रयोग करेंगे, और बेलनाकार रोटर का स्पीड होता है 3000 RPM। लेकिन एक होता है हाइडल पावर, आप लोग जानते होंगे हाइडल पावर। तो हाइडल पावर में जो होता है उसमें है जो सेलिएंट पोल रोटर होता है। सेलिएंट पोल रोटर क्या होता है कि उसका स्पीड कम होता है, निम्न गति होता है, स्पीड माना जाता है 400 से 500 RPM के बीच होता है, इसलिए उससे थोड़ा थोड़ा कम एनर्जी उससे निकलता है, ठीक है। तो पन बिजली में सेलिएंट पोल मोटर और हाइडल पन बिजली हाइडल पावर हो गया, उसमें सेलिएंट पोल मोटर, और थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर में बेलनाकार रोटर। क्लियर। अगला है सेलिएंट पोल रोटर किस प्रकार के रोटर है, निम्न गति रोटर है, और इसका स्पीड कितना है 400 से 500। ये कभी पूछता है स्पीडवे पूछता है, या उच्च गति का रोटर या निम्न गति के रोटर कौन है, तो बताइए। क्लियर।
और रोटर किसका बना होता है, तो मृदु इस्पात का बना होता है। सिलिकॉन स्टील या मृदु इस्पात के पतले पतले पत्तियों से मिलकर बना होता है। अगला, डीसी ब्रिज का उपयोग कहाँ करते हैं? डीसी ब्रिज, तो डीसी ब्रिज का उपयोग हम लोग प्रतिरोध नापने के लिए करते हैं। एक होता है एसी ब्रिज, तो एसी ब्रिज का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रेरकत्व और धारिता को मापने के लिए, धारिता और प्रेरकत्व मापने के लिए एसी ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अगला है डबल केल्विन ब्रिज, ब्रिज से भी क्वेश्चन एगो दे सकता है आप लोग को, इसलिए बता देते हैं। डबल केल्विन ब्रिज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो निम्न प्रतिरोध के मापने के लिए डबल केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। ये एक दो बार और बताएं आप लोग को, इसको रट लीजिएगा। और आवृत्ति को मापने के लिए वेन ब्रिज और संधारित्र को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज, ये रट लीजिएगा थोड़ा, इसको पूछता है। और मैक्सवेल का प्रेरकत्व ब्रिज का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रेरकत्व मापने के लिए, इंडक्टेंस मापने के लिए, इंडक्टेंस। ठीक है, तो आइए आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, इसको थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग इसको रिवीजन करके एक बार कॉपी में नोट करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये हर परीक्षा में, अगले परीक्षा में जो भी है 2 बार 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही सब क्वेश्चन आप लोग के लाए हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको रिवीजन जरूर करते जाइएगा आप लोग।